आज हम लोग इतिहास में वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आया। 1772 से 1774 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा। फिर जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उस एक्ट के तहत इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1774 से 1785 तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इस दौरान उसने जो भी सुधार किए उन सुधारों की बात करेंगे हम लोग, और साथ में अवध के नवाब, अवध की बेगमों, बनारस के जमींदार चेत सिंह और रूहेलों के साथ इसका क्या व्यवहार था और रूहेला युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी, उसकी बातें हम लोग करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए। ठीक, तो आइए हम लोग वारेन हेस्टिंग्स की बात करें। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना कब? 1772 में। 1772 से 1774 तक गवर्नर रहा। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कब? 1774 में। 1774 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। यह बंगाल का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल नहीं है। दो सवाल पूछे जाते हैं कि बंगाल का गवर्नर, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो उन प्रेसिडेंसियों में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया और वहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका थोड़ा सा नियंत्रण मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर स्थापित किया गया। फिर 1833 चार्टर एक्ट में जब भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया तब जो बंगाल का ये गवर्नर जनरल है ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और इस पद पर पहली नियुक्ति विलियम बेंटिक की हुई। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। तो इस पूरे कार्यकाल के दौरान जो भी सुधार इन्होंने किया, इनका जो प्रशासकीय सुधार है, इनका जो राजस्व संबंधी सुधार है, न्यायिक सुधार है, उसको हम लोग देखें। गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले 1750 में पहली बार कंपनी की सेवा में आया कलर के पद पर। फिर इसकी पदोन्नति हुई। यह कासिम बाजार का रेजिडेंट भी बना था। फिर 1761 से 1764 तक कलकत्ता परिषद का सदस्य था। इस बीच फिर इसके बाद ब्रिटेन चला गया, फिर आया, तब 1769 से 72 तक मद्रास परिषद का सदस्य था। फिर 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आ ही गया। सबसे पहले इसके जो डायरेक्टर्स इसको स्पष्ट आदेश के साथ भारत भेजे थे कि बंगाल की जो दोहरी शासन प्रणाली है उसको समाप्त करना है। तो पहला काम क्या है? दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करना। पिछले वीडियो में इतिहास संबंधी जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग दोहरी शासन प्रणाली को देखे थे। क्लाइव ने इस प्रणाली को बंगाल में लागू किया था, इसके दुष्परिणामों को भी देखा गया था। तो डायरेक्टर ने आदेश दिया कि दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करो, सीधे शासन अपने हाथ में लो। तो हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया और पूरा प्रशासकीय उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में लिया। अब प्रत्यक्ष रूप से कंपनी शासन करना शुरू की। कंपनी ने जिन उप दीवानों की नियुक्ति की थी, जैसे राजा सिताब राय बिहार के लिए नियुक्त किए गए थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ, इनको हटा दिया गया और कंपनी जो है सीधे शासन करना शुरू की। जो बंगाल के उस समय नवाब थे मुबारक-उद-दौला, इनको जो है ये अल्पवयस्क थे। मीर जाफर की जो विधवा थे मुन्नी बेगम को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम को मुबारक-उद-दौला का संरक्षक नियुक्त किया। इनका जो भत्ता मिलता था वो निरंतर कम होता जा रहा है। इस समय वो कम करके 16 लाख कर दिया गया। ठीक, समस्त प्रशासकीय उत्तरदायित्व तो कंपनी ने स्वयं ले ली। अब हम लोग कंपनी के राजस्व संबंधी सुधार को देखें। 1772 में कॉर्नवालिस हेस्टिंग्स की 2 मान्यताएं थी। एक मान्यता यह थी कि भूमि सरकार की है
समस्त भूमि पर सरकार का अधिकार है। जमींदार सिर्फ भूमि कर वसूलने संबंधी एक एजेंट है। तो यह मान्यता इसकी थी। दूसरा, जो भूमि संबंधी सुधार इसने किया वह ट्रायल एंड इरर के नियम के आधार पर करना शुरू किया। ट्रायल एंड इरर, भूल और सुधार संबंधी नियम के आधार पर इसका भूमि राजस्व सुधार शुरू हुआ। 1772 में पहली बार जब 1772 में इसने राजस्व संबंधी कार्य अपने हाथ में लिया, तो इसने जो भूमि थी उसको, जो जमींदार थे, जो जमींदारों को भूमि कर राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी शुरू से ही, उसे ये नीलाम करना शुरू किया। तो पंचवर्षीय नीलामी शुरू हुई। 5 वर्षीय नीलामी प्रणाली शुरू हुई। यानी 5 वर्ष के लिए उन क्षेत्रों को नीलाम किया गया, ठेका पर दिया गया। भूमि का उत्पादन अधिक माना गया, इसलिए नीलामी की दर भी ऊंची रही। इस बार कोशिश ये किया गया कि जमींदारों को इससे दूर रखा जाए, यानी जमींदारों को वरीयता इस नीलामी में नहीं दी गई। अब चूंकि जमींदारों को वरीयता नहीं दी गई है, जमींदारों से इतर जो लोग भूमि और कृषि से जुड़े नहीं हैं, वो लोग इस नीलामी में भाग ले रहे हैं। वो लोग क्यों भाग ले रहे हैं? लाभ के लिए भाग ले रहे हैं कि इस नीलामी से हमें लाभ होगा। यहाँ तक कि कंपनी के अधिकारी भी इस नीलामी में भाग लिए अपने नौकरों के माध्यम से। एक नीलामी तो कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने भी कराई थी। वारेन हेस्टिंग्स के जो नौकर थे कुंतु बाबू, उनके एक अल्पवयस्क पुत्र के नाम से एक नीलामी है। तो ये कहा जाता है कि वो नीलामी वारेन हेस्टिंग्स के लिए की गई थी। तो इस तरह से जमींदारों से इतर जो लोग नीलामियों में भाग लिए, वो सिर्फ लाभ के उद्देश्य से भाग लिए। उनका किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं है और उत्पादन बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक काम और किया गया। 1772 में कलेक्टरों की नियुक्ति हुई थी। कलेक्टरों की नियुक्ति की गई थी कर कलेक्शन के लिए। 1773 में हेस्टिंग्स ने कलेक्टरों को हटा दिया। उसने कहा कि कलेक्टर जो है भ्रष्ट है और व्यक्तिगत व्यापार में शामिल है, इसलिए उसने कलेक्टरों को हटा दिया। कलेक्टरों को हटाने के बाद उसने क्या किया कि जिला में भारतीय दीवानों को नियुक्त किया। भारतीय दीवान नियुक्त हुए और इनके निरीक्षण के लिए, इनकी देखरेख के लिए 6 प्रांतीय परिषदें बनाई गई। 6 प्रांतीय परिषदें बनाई गई। ठीक, 6 प्रांतीय परिषदें बनाई गई। जब 5 वर्ष पूरा हुआ, 1777 आया, तब इस पंचवर्षीय प्रणाली का और जमींदारों को दूर रखने का नफा नुकसान वारेन हेस्टिंग्स को पता लग गया था। तो 1777 में इस भूल का सुधार किया गया और 1 वर्षीय नीलामी शुरू की गई। 1 वर्षीय नीलामी शुरू की गई और इस बार जमींदारों को वरीयता दी गई। जमींदारों को वरीयता दी गई। इस बार 1777 में जब 1 वर्षीय प्रणाली शुरू की गई, तब इस बार जमींदारों को वरीयता दी गई। ठीक, फिर 1781 में जो कलेक्टर 1773 में हटाए गए थे, 1773 में जो कलेक्टर हटाए गए थे, पुनः कलेक्टरों को नियुक्त किया गया। पुनः उन्हें नियुक्त किया गया। कलेक्टरों की नियुक्ति पुनः 1781 में कर दी गई। इस बार कहा गया कि वो कर का निर्धारण नहीं करेंगे, सिर्फ कलेक्शन का कार्य करेंगे। ठीक, तो ये भूमि संबंधी सुधार है। हालांकि ये जो भूमि संबंधी सुधार है ट्रायल एंड एरर के नियम पे कार्य कर रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स। इनमें अस्थायी सुधार कार्नवालिस के समय होता है। जॉन शोर ने 1782 में ही कहा था कि भूमि संबंधी जो जमीनी जानकारी हमें, जमीनी जो कंपनी को जो नॉलेज है, वो 1782 में 1774 के बराबर भी नहीं है। कार्नवालिस ने तो यहाँ तक कहा था कि बंगाल का 1/3 भाग उजाड़ है, वहाँ जंगली पशु ही बसते हैं। यानी यह नीति कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि के विस्तार करने में विफल रही थी। ठीक, किसानों से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया गया था मात्र। वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार भी शुरू किया। वारेन हेस्टिंग्स का जो न्यायिक सुधार है उसको हम लोग देखें। न्यायिक सुधार, वारेन हेस्टिंग्स के जो न्यायिक सुधार हैं, पहले क्या करते थे कि जमींदार ही फौजदारी और दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, न्याय करते थे उन मामलों में। वारेन हेस्टिंग्स ने जमींदारों के न्याय करने के अधिकार को समाप्त कर दिया
और न्यायालयों की दीवानी न्यायालय को अलग किया, फौजदारी न्यायालय को अलग किया और न्यायालयों की एक कड़ी बनाया, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। इन न्यायालयों की एक कड़ी बनाई गई। जिला दीवानी अदालत, जिला दीवानी अदालत, अदालत, जिला दीवानी अदालत, जिला फौजदारी अदालत, जिला फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। इस जिला दीवानी अदालत का जो प्रमुख होता था वो कलेक्टर होता था। इस जिला दीवानी अदालत का जो प्रमुख है वो कलेक्टर है। यह 500 तक के मामलों को देख सकता है। यहाँ जो न्याय हो रहा है, हिंदुओं के लिए हिंदू विधि का प्रयोग किया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधि का प्रयोग किया जा रहा है। यानी हिंदुओं का न्याय हिंदू विधि से होता था और मुस्लिमों के मामलों का न्याय मुस्लिम विधि से होता था दीवानी न्यायालय में। फौजदारी न्यायालय में सिर्फ मुस्लिम विधि का प्रयोग होता था। ये न्याय जो किया जाता था मुस्लिम विधि के द्वारा किया जाता था, तो यहाँ सिर्फ मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि। ठीक। इस जिला फौजदारी अदालत का जो प्रमुख है उसे काजी कहा गया और इसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और 2 मौलवियों की नियुक्ति की जाती थी। मुफ्ती और मौलवी। ये जो मुफ्ती होते थे ये कुरान की व्याख्या करते थे। ऐसे भी देवता होते थे जो कुरान की व्याख्या करते थे। ठीक। इस न्यायालय द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का निरीक्षण कलेक्टर करेगा। जिला फौजदारी अदालत जो कार्य कर रही है उस कार्य का निरीक्षण कलेक्टर करेगा। ये देखेगा कि यहाँ गवाहियाँ ढंग से ली गई हैं कि नहीं, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विचार किया गया है कि नहीं, ये सारा काम कलेक्टर इसका निरीक्षण करेगा। अब इससे अपील सदर दीवानी अदालत में हो सकती है। सदर दीवानी अदालत, अदालत। इसका जो प्रमुख था यह किसके नियंत्रण में थी? गवर्नर जनरल इसका प्रमुख था, गवर्नर जनरल। और उसके परिषद के 2 सदस्य भी थे इसमें। ये लोग मिलकर सदर दीवानी अदालत में न्याय करते थे। इससे जो अपील थी यह सदर फौजदारी अदालत में होगी। सदर फौजदारी, फौजदारी अदालत। इसका जो प्रमुख है उसे उपनिजाम या दरोगा या अदालत, दरोगा या अदालत कहा जाता था। ठीक। इसकी सहायता के लिए भी काजी, एक काजी, 2 मुफ्ती और 4 मौलवी होते थे। ठीक। उपनिजाम या दरोगा या अदालत की सहायता के लिए भी एक काजी होता था, 2 मुफ्ती होते थे, 4 मौलवी होते थे। यह जो अदालत है यह मृत्युदंड और संपत्ति जब्ती का क्रियान्वयन नहीं करा सकती है। जब तक यह अदालत इसकी पुष्टि नहीं करेगी तब तक मृत्युदंड और संपत्ति जब्ती का संबंधी जो निर्णय लिया गया है उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। यानी संपत्ति जब्ती और मृत्युदंड संबंधी मामलों की पुष्टि सदर फौजदारी अदालत द्वारा होनी चाहिए। और इस अदालत का निरीक्षण कौन कर रहा है? इस अदालत का निरीक्षण गवर्नर जनरल की परिषद कर रही है। गवर्नर जनरल की परिषद इस अदालत का निरीक्षण कर रही है। तो इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधारों को शुरू किया। दीवानी और फौजदारी अदालतों को अलग अलग किया। जिला दीवानी अदालत कलेक्टर के अधीन 500 तक मामले देख सकती है। इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत थी जिसका प्रमुख गवर्नर जनरल था और उसके परिषद के 2 सदस्य, ये लोग मिलकर इस अदालत में न्याय करते थे। जिला फौजदारी अदालत, इसका निरीक्षण कलेक्टर करता था, इसका प्रमुख काजी होता था। मुफ्ती और मौलवी इसकी सहायता करते थे। यहाँ कलेक्टर चूँकि ब्रिटेन से आया था, हिंदू और मुस्लिम विधि से यहाँ न्याय हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम विधि के विषय में बहुत जानता नहीं है, तो इसकी सहायता के लिए भी यहाँ पंडित और मौलवी होते थे। ठीक। तो ये उसके न्यायिक सुधार हैं। अब जो हिंदू और मुस्लिम विधि द्वारा न्याय किया जा रहा है तो उन विधियों का संग्रह भी होना चाहिए। तो इसके लिए द गैंटो लॉ लिखा गया और विलियम और कोलब्रुक्स ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ लिखा। फतवा आलमगीरी का अनुवाद कराया गया। तो ये सारा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया। इन न्यायिक सुधारों को आगे कॉर्नवालिस ने भी
इन न्यायिक सुधारों में और सुधार किया। ठीक, अब वाणिज्य संबंधी सुधार। वाणिज्य संबंधी सुधार ये थे कि जमींदारों के क्षेत्र में चुंगी घर थे, वो व्यापारियों से चुंगी वसूल करते थे। तो जमींदारों के चुंगी घरों को वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंद करा दिया, कहा कि ये बंद हो जाएंगे। अब 5 चुंगी घर सिर्फ होंगे, 5 चुंगी घर होंगे। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद और हुगली। इन 5 जगहों पे ये 5 चुंगी घर ही होंगे और इन चुंगी घरों पर सबसे 2.5% चुंगी ली जाएगी। 2.5% चुंगी सबसे ली जाएगी। ठीक, तो ये फिर उन्होंने भूटान और तिब्बत से व्यापार बढ़ाने का भी प्रयास वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। ये उनके वाणिज्य संबंधी सुधार हैं। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में थोड़ी सी बात हम लोग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कर लें। रेगुलेटिंग एक्ट की पूरी बातें नहीं होगी क्योंकि और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधान जो सीधे सीधे वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रभावित कर रहे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि कलकत्ता जो बंगाल की परिषद होगी उसमें एक गवर्नर जनरल होगा और 4 पार्षद होंगे। इनसे मिलकर गवर्नर जनरल की परिषद बनेगी। ये गवर्नर जनरल की परिषद है। इसमें कहा गया कि यह परिषद जो है बहुमत से निर्णय करेगी। अब 5 लोगों में बहुमत 3, 2 या 4 एक का होगा। ये गवर्नर जनरल है, 4 पार्षद है, ये बहुमत से निर्णय करेंगे। मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकते हैं। यानी गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकते हैं। वो 2 बार मत देता था, एक तो सामान्य और दूसरा जो है जब मत बराबर हो जाए तब निर्णायक मत भी दे सकता था। आज के लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापतियों के संदर्भ में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ निर्णायक मत देते हैं। यहाँ जो है वो निर्णायक मत के साथ साथ सामान्य वोटिंग भी करता था और जब मत बराबर होने की स्थिति आती थी तब निर्णायक मत भी कर सकता था। लेकिन 5 की सदस्यता में बराबर की स्थिति कब आएगी? बराबर की स्थिति आएगी नहीं। इस रेगुलेटिंग एक्ट में ही इन 5 लोगों का नाम लिखा गया था। एक तो हेस्टिंग्स थे ही जिन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया, और बारवेल ये दोनों लोग भारत में थे उस समय। हेस्टिंग्स गवर्नर थे, ये दोनों लोग भारत में थे। 3 लोग ब्रिटेन से आने वाले थे। उसमें कौन कौन लोग थे? फ्रांसिस, मानसन और क्लेवरिंग। ये 3 लोग वहाँ से आने वाले थे ब्रिटेन से। ये तीनों एकजुट थे और जब ये आए तभी से झगड़ा शुरू हो गया। ये 3 एक तरफ थे, ये 2 लोग एक तरफ थे, तो बहुमत इनके तरफ था। ये जो चाहते थे वही होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो चाहेगा वो नहीं हो पाएगा। ये लोग जब आए तभी से झगड़ा शुरू हो गया। इन लोगों ने पहला ही आरोप लगाया कि हमारा यथा योग्य स्वागत नहीं किया गया। पहले जो बैठक हुई उसी में इन लोगों ने ये बात रखी और दूसरी बात ये कही कि लखनऊ अवध के साथ जो पत्र व्यवहार हो रहा है उस पत्र व्यवहार को परिषद के सामने रखा जाए। रुहेला युद्ध के संदर्भ में जो पत्र व्यवहार हुआ है, जो संधियां हुई हैं, उसको भी परिषद के समक्ष रखा जाए। वॉरेन हेस्टिंग्स इससे नाराज हो गए और उसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग फैजाबाद चले गए। फैजाबाद 1775 में, ये लोग 1774 में आए थे भारत। ठीक, अब इस फैजाबाद की संधि हुई 1775 में। इसके पहले हम लोग 1773 बनारस की संधि को जान लें। 1773 बनारस की संधि। इस संधि में क्या हुआ था? दरअसल 1772 में मुगल बादशाह शाह आलम दिल्ली चले गए थे। वो 1759 में बादशाह बने थे, लेकिन नजीब-उद-दौला के डर से वो दिल्ली नहीं जा रहे थे। लेकिन मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंचे। महादजी सिंधिया की सहायता से वो दिल्ली पहुंचे। नजीब-उद-दौला बूढ़ा हो गया था, वह नजीमाबाद चला गया। उसका पुत्र जाबिता खां उसका उत्तराधिकारी बना। वह हरम की जो महिलाएं हैं उनको भी प्रताड़ित करता था। वो भूखे मर रहे थे। राजमाता बार बार बुला रहे थे शाह आलम को, लेकिन डर के मारे जा नहीं रहे थे।
लेकिन 1761 के पानीपत तृतीय युद्ध के बाद 1771-72 में फिर मराठों का उभार हुआ और तब शाह आलम ने मराठों की सहायता मांगी और दिल्ली पहुंचे। 1772 में जब शाह आलम दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मराठों के सहयोग के कारण उन्हें इलाहाबाद और कड़ा का जिला दे दिया। 1765 संधि में इलाहाबाद और कड़ा का जिला अवध से लेकर कंपनी ने बादशाह को रहने के लिए दिया था। बादशाह ने उठे तो वो मराठों को दे दिए। अब महाराणा सिंह 1773 में बनारस गया और अवध के नवाब के साथ एक संधि किया। उसने कड़ा और इलाहाबाद का जिला अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया। पहले वो अवध से 1665 में अवध से ही लिया गया था, पुनः अवध को दे दिया गया, लेकिन इसके बदले में हेस्टिंग्स ने अवध से 50 लाख रुपया भी लिया। और ये कहा गया कि जो कंपनी के सैनिकों को जो अवध में रखे गए थे उसका खर्च नवाब ही देता था। तो कहा गया कि एक ब्रिगेड के लिए अभी तक जो 30,000 रुपया आप दे रहे थे, अब उसके लिए 2,10,000 रुपया देंगे। तो बनारस संधि में 2,10,000 रुपये एक ब्रिगेड के लिए देने की बात की गई। साथ में यह भी कहा गया कि अगर रुहेलों से, क्योंकि अवध के पड़ोसी रुहेले थे, रुहेलों का एक स्वतंत्र राज्य वीर दाऊद द्वारा स्थापित, दाऊद खान द्वारा स्थापित किया गया था, उनके पुत्र मोहम्मद अली खान और वीर दाऊद द्वारा, तो उसका अगर आक्रमण अवध पे होता है रुहेलों का, तब कंपनी की सेना अवध की सहायता करेगी। अवध अगर चाहेगा तो कंपनी अपनी सेना अवध की सहायता के लिए भेजेगी, लेकिन उसके बदले में कंपनी 40 लाख रुपया लेगी। ये बात 1773 में हुई थी। मिडलटन अवध में जो है रेजिडेंट थे। जब अवध से पत्र व्यवहार दिखाने से महाराणा हेस्टिंग्स ने इनकार कर दिया, तब ये तीनों लोग फैजाबाद आए। 1775 में अवध के साथ फैजाबाद की संधि हुई। ये दोनों संधियां अवध के साथ हुई हैं। 1773 बनारस की संधि और 1775 फैजाबाद की संधि। इस संधि में क्या कहा गया? इसमें जो कहा गया था कि एक ब्रिगेड के लिए 2,10,000 देंगे, इसमें कहा गया कि एक ब्रिगेड के लिए 2,60,000 देंगे, वो रकम बढ़ गई। साथ में ये कहा गया कि जो बनारस के चेत सिंह हैं, चेत सिंह जो जमींदार हैं बनारस के, वो अब कंपनी के अधीन होंगे, कंपनी के अधीन होंगे। और इनसे कहा गया कि आप कंपनी को 22.5 लाख रुपया वार्षिक देंगे, यानी चेत सिंह 22.5 लाख रुपया कंपनी को देंगे। ये फैजाबाद की संधि में कहा गया। इन लोगों ने रुहेला युद्ध को अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया, इन तीनों लोगों ने। तो इससे क्या हुआ कि महाराणा हेस्टिंग्स को अपने कार्य करने में समस्या हुई, बहुमत के साथ कार्य करना पड़ा था। 1775 में महाराणा हेस्टिंग्स ने त्यागपत्र देने का मन बनाया। उसने लंदन में अपने गुमास्ते को, अपने एजेंट को ये कह दिया कि ऐसा है कि मेरा त्यागपत्र दे दो। लेकिन इसी बीच 1776 में मानसन का निधन हो गया। 1776 में मानसन का निधन हो गया। तब महाराणा हेस्टिंग्स को लगा कि मानसन का निधन हो गया है, अब हम जो है हम लोग हैं ही, 2 लोग ये हैं, हम अपने निर्णायक मत का प्रयोग करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, जब उसने त्यागपत्र दे दिया था, तभी ये घटना घटी। 1775 में त्यागपत्र देने की बात कही गई थी। जब इनका निधन हो गया, तब एडवर्ड व्हीलर को ब्रिटेन से यहाँ एक पार्षद बनाकर भेजा गया। एडवर्ड व्हीलर को मानसन की जगह पार्षद बना के भेजा गया। और क्लेवरिंग को क्या किया गया कि गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लेवरिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लेवरिंग ने गवर्नर जनरल की शपथ भी ले ली, लेकिन कार्यभार हेस्टिंग्स ने नहीं दिया। हेस्टिंग्स ने कहा कि ऐसा है कि हमारा जो एजेंट है वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, अपने अधिकारों से आगे जाकर हमारा त्यागपत्र दिया है, हमने त्यागपत्र देने की बात नहीं कही थी। तो इस तरह से गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स बना रहा। अंत में चलकर 1780 में, क्योंकि हेस्टिंग्स का सबसे ज्यादा विरोध जो कर रहा था वो फ्रांसिस था, ये सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। तो 1780 में फ्रांसिस और हेस्टिंग्स के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन वो समझौता अल्पकालीन साबित हुआ। पुनः संघर्ष शुरू हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों में गोली चली। फ्रांसिस गोली से घायल हुए और अंततः 1780 में फ्रांसिस स्वयं इंग्लैंड लौट गए। ठीक, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट संबंधी प्रावधानों के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई। अब रेगुलेटिंग एक्ट में एक और बात कही गई थी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा।
कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। 4 न्यायाधीशों से इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो थे इलिजाह इम्पे थे, इलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक जो है हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, ठीक। तो 3 ये हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर और एक मुख्य न्यायाधीश इम्पे, इन 4 लोगों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ये कहा गया था कि यह अंग्रेजी विधि से न्याय करेगी। और हेस्टिंग्स ने जिन न्यायालयों की स्थापना की थी, दीवानी और फौजदारी न्यायालय, वो किस विधि से न्याय कर रहे थे? वो हिंदू और मुस्लिम विधि से न्याय कर रहे थे। ये इंग्लिश विधि से न्याय करेंगे। यह जो सुप्रीम कोर्ट है ये अंग्रेजी विधि से न्याय करेगा। और ये कहा गया कि बंगाल में रहने वाली समस्त भारतीय और ब्रिटिश जनता इसके अधीन होगी। बंगाल के बाहर जो लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम अपने वाद इसमें दायर करें, तो दोनों पक्षों की सहमति से ऐसा हो सकता है। गवर्नर जनरल जो नियम उपनियम बनाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना आवश्यक था। तो ये सारी बाधाएं हेस्टिंग्स के सामने उपस्थित हुई। जो न्यायालय स्थापित है, जैसे हेस्टिंग्स द्वारा जो न्यायिक सुधार किए गए थे, उसमें हिंदू मुस्लिम विधि द्वारा न्याय हो रहा है, अंग्रेजी विधि द्वारा न्याय हो रहा है, दोनों में विरोधाभास है। इसका समाधान हेस्टिंग्स ने क्या सोचा? 1780 में हेस्टिंग्स ने इम्पे को सदर दीवानी अदालत का अध्यक्ष बना दिया, सदर दीवानी अदालत का प्रमुख बना दिया और इस विरोधाभास को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन इम्पे मुख्य न्यायाधीश है और कोई न्यायाधीश पद पर रहते हुए दूसरे पद को स्वीकार नहीं कर सकता। डायरेक्टर्स ने इसे स्वीकार नहीं किया। अंततः 1782 में इम्पे को लौटना पड़ा, ब्रिटेन चले गए। 5000 पर इम्पे को सदर दीवानी अदालत का भी प्रमुख हेस्टिंग्स ने इम्पे को बना दिया था। इम्पे और हेस्टिंग्स में उस समय काफ़ी साठगांठ थी, उसको हम लोग नंद कुमार के मामले में देखेंगे, ठीक। तो ये सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी समस्या यहाँ हुई थी। 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित करके 1773 में जो विरोधाभास संबंधी प्रावधान थे उसको हटा दिया गया, ठीक। उसकी बात हम लोग संवैधानिक सुधारों में करेंगे। अब अवध के बेगमों के साथ अवध के नवाब हम लोगों ने देखा थे कि इस समय अवध के नवाब आशफउद्दौला है, शुजाउद्दौला नहीं है। शुजाउद्दौला के पुत्र आशफउद्दौला इस समय अवध के नवाब है। तो अवध के नवाब और बेगमों के साथ किस तरह का विवाद था? दरअसल नवाब पर कंपनी की जो राशि थी वो बढ़ती जा रही थी। नवाब उसे चुकता नहीं कर पा रहा था। बार बार कंपनी कह रही थी, हेस्टिंग्स द्वारा उसकी मांग की गई। तब नवाब ने कहा कि ऐसा है कि हमारा ढेर सारा धन, ढेर सारा खजाना तो बेगमों के पास है, शुजाउद्दौला की जो पत्नियां हैं उनके पास। तो अगर उनसे, ये फैजाबाद में बेगमें फैजाबाद में रहती थी, तो उनसे अगर धन लेने की अनुमति मिल जाए तो हम ये बकाया पूरा कर दें। तो थोड़ा सा बेगमों पर दबाव डाला गया, तो बेगमों ने 50 लाख रुपया एक बार दिया था। फिर कंपनी ने कहा कि अब आगे से कोई आपसे मांग नहीं की जाएगी। फिर बकाया बढ़ता गया। फिर नवाब पर कंपनी ने दबाव डाला कि बकाया। फिर नवाब ने वही कहा कि बेगमों को ढेर सारी जागीरें दी गई हैं, ढेर सारा खजाना उनके पास है, उनसे उनकी जागीरों पर अधिकार करने की अनुमति दी जाए, उनके खजाने को लेने की अनुमति दी जाए, तब हम कंपनी का ऋण चुका दें। वारेन हेस्टिंग्स जो उस समय मिडलटन, वहाँ कंपनी अवध में रेजिडेंट थे, तो वारेन हेस्टिंग्स ने मिडलटन से कहा कि ऐसा है कि बेगमों को इस तरह से उन पर दबाव डालो कि जो नवाब कहें वो बेगमें करने को तैयार हो जाए।
आगे चलकर मिडलटन के बाद ब्रिस्टो को रेजिडेंट बनाया गया था। तो फैजाबाद को कंपनी के सैनिकों ने घेर लिया, जहाँ बेग में रहती थी फैजाबाद किला को। इसकी सुरक्षा हिजड़े करते थे, उन्हें प्रताड़ित किया गया। अंततः ये खजाना सौंपने को अंततः बेग में तैयार हो गए और उस धन से कंपनी का बकाया नवाब ने पूरा कर दिया, चुका दिया। तो यह जो व्यवहार किया गया था बेगमों के साथ, हिजड़ों के साथ, सेना का प्रयोग करके उन पर दबाव डाला गया था, इस बात की बहुत भर्त्सना हुई। और इन्हीं सब बातों को लेकर हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला ब्रिटेन में। 1788 से 95 के बीच इन पर महाभियोग चला था। हालांकि उससे बरी हो गए थे, लेकिन आरोप यही सब थे। इसमें बेगमों पर जो दबाव डाला गया, उन पर बल प्रयोग की धमकी दी गई, तो इसकी आलोचना भी की गई कि यह जो है, मैकाले ने इसकी आलोचना की कि यह जो है अपमानजनक है, इस तरह का व्यवहार अधम व्यवहार है। ठीक। अब अवध के साथ जो 1773 में एक संधि की गई थी कि रूहेलों के साथ जब युद्ध होगा तो अवध चाहेगा तो कंपनी उसे अपनी सेना दे देगी। हुआ यूँ कि 1772 में रूहेल खंड वीर दाऊद खां और अली मोहम्मद खां ने रूहेल राज्य को एक स्वतंत्र दर्जा प्रदान किया था। इस समय जो अवध रूहेल राज्य के जो प्रमुख हैं वो हाफिज रहमत खां हैं। तो हाफिज रहमत खां को भय हो गया मराठों के आक्रमण का, क्योंकि मराठे अब पानीपत के तेज से उबर चुके हैं, तो वो अब उत्तर भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इन्हें डर था कि मराठों का आक्रमण हमारे राज्य पर होगा। तो इन्होंने अवध के नवाब से एक संधि की 1772 में एक संधि की गई कि ऐसा है कि अगर रूहेलों का आक्रमण मुझ पर होगा तो आप मेरी सहायता करिएगा। अवध के नवाब ने कहा जरूर, लेकिन उसके लिए हम 40 लाख रुपया लेंगे। तो 40 लाख रुपया लेकर अवध के नवाब रूहेलों की सहायता करते। मराठों ने 1773 में आक्रमण भी किया, लेकिन कंपनी की सेना रूहेलों को, अवध की सेना को एक साथ देखकर मराठे लौट गए। वो रूहेल राज्य पर आक्रमण नहीं किए। अब अवध के नवाब ने उनसे हाफिज रहमत खां से 40 लाख रुपया मांगना शुरू किया। उन्होंने कहा युद्ध हुआ ही नहीं, पैसा कैसा, टाल मटोल करने लगे। तब अशफाकुद्दौला ने सोचा कि इस सेना का प्रयोग क्यों न रूहेल राज्य पर ही कर दिया जाए। तो कंपनी की सेना का प्रयोग रूहेल राज्य पर कर दिया गया और कैप्टन चैंपियन के नेतृत्व में एक सेना अवध के साथ गई और रूहेल राज्य पर अधिकार कर लिया गया। 20,000 रूहेलों को राज्य से बाहर कर दिया गया, बच्चों को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। तो ढेर सारे प्रताड़नाएं रूहेल राज्य में कंपनी के सैनिकों द्वारा और अवध के सैनिकों द्वारा किया गया। इसकी बहुत आलोचना की गई कि कंपनी के सैनिकों के सामने रूहेलों पर अत्याचार किया जा रहा था, जबकि रूहेले कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़े थे, कंपनी से उनका कोई झगड़ा नहीं था। इसकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन कुछ लोग बचाव में भी आए, जैसे जॉन एस्ट्रेची आए। उन्होंने कहा कि दरअसल 1773 की जब संधि हुई थी उस समय वारेन हेस्टिंग्स ने जो संधि की थी तो ये नहीं सोचा था कि अवध और रूहेलों के बीच कभी युद्ध भी होगा। तो ये कहा कि वो वारेन हेस्टिंग्स का बचाव करते हैं, लेकिन यह बचाव योग्य बात नहीं थी। एक बात और कहा गया कि दरअसल रूहेल खंड पर मुस्लिम शासक था, हिंदू जनता पर अत्याचार करता था। वही बात तो अवध के साथ भी थी। अवध में भी तो हिंदू जनता थी, सर्वाधिक जनता हिंदू थी और शासक मुस्लिम था। तो ये कोई तर्क नहीं था। अब चेत सिंह का मामला यह है, 1775 की जो फैजाबाद की संधि हुई थी उसमें कहा गया था कि 22.5 लाख रुपया चेत सिंह कंपनी को देंगे वार्षिक। उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उसमें यह भी कहा गया था कि इससे आगे और कोई मांग नहीं की जाएगी चेत सिंह से। लेकिन 1778 में हेस्टिंग्स ने चेत सिंह से 5 लाख रुपया मांगा। 5 लाख रुपया मांगा कि फ्रांसीसियों के साथ हमारा युद्ध हो रहा है, तो 5 लाख रुपया दे दीजिए। चेत सिंह ने भिजवा दिया। फिर 1780 में 5 लाख मांगा गया।
अब चेत सिंह के पास धन है नहीं, कहाँ से वो 22.5 लाख तो दे ही रहे, उससे ज़्यादा लेने की बात ही नहीं की गई थी, संधि में स्पष्ट लिखा था। तब इन्होंने क्या किया कि 5 लाख रुपया नहीं भेजा, 2 लाख रुपया घूस वारेन हेस्टिंग्स को भेज दिया। और तब वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि ऐसा है कि हमें 2000 घुड़सवार सैनिक भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि 2 लाख तो वो जो भेजा गया था वो रख लिया हेस्टिंग्स ने। चेत सिंह ने 500 घुड़सवार 500 पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी हेस्टिंग्स की सेवा में भेज दी, लेकिन हेस्टिंग्स नाराज हो गया। उसने इन पर 50 लाख जुर्माना लगा दिया। 50 लाख जुर्माना लगा दिया। 2 लाख जो घूस भेजा गया तो वो रख लिया, 50 लाख जुर्माना लगा दिया और बनारस की तरफ चल दिया। रामनगर के पास चेत सिंह ने हेस्टिंग्स का स्वागत किया। हेस्टिंग्स ने इस पर बातचीत करने से मना कर दिया, कहा कि बनारस चल के ही बात होगी। यहाँ जब हेस्टिंग्स आया तो चेत सिंह ने अपनी पगड़ी उसके पैर पे रख दी उतार के, लेकिन चेत सिंह को अपमानित किया गया। चेत सिंह के सैनिकों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया, वो लोग विद्रोह कर दिए। कुछ 3 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। हेस्टिंग्स को खुद ही भाग के चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी। चेत सिंह भाग के ग्वालियर चले गए, लेकिन अब कुछ ब्रिटिश अतिरिक्त सैनिक बुलाकर हेस्टिंग्स ने इन विद्रोही सैनिकों का दमन किया और चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण सिंह को जमींदार नियुक्त किया गया। इनके भतीजे थे। इनसे कहा गया कि अब 22.5 लाख नहीं, अब 40 लाख रुपया आप वार्षिक देंगे। 40 लाख रुपया वार्षिक देने के लिए ये तैयार हो गए। तो ये चेत सिंह का मामला था। एक मामला था नंद कुमार का, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित। जब परिषद में झगड़े हो रहे थे तो उसे प्रोत्साहित होकर एक संभ्रांत ब्राह्मण थे नंद कुमार, बंगाल के। उन्होंने परिषद को एक पत्र लिखा। ऐसा है कि हेस्टिंग्स ने मुबारक-उद-दौला का संरक्षक बनाने के लिए मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपया घूस लिया है, और परिषद अगर कहे तो हम इस बात को आकर परिषद के समक्ष सिद्ध कर देंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि हमारे मामले पर निर्णय लेने वाली परिषद कौन होती है। वारेन हेस्टिंग्स बैठक को रद्द करके उठ के चले गए। और कुछ दिनों बाद क्या किया गया कि नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कमालुद्दीन नामक व्यक्ति ने कहा कि उस आवेदन पत्र पे जो हस्ताक्षर अन्य लोगों के किए गए थे उसमें मेरा भी हस्ताक्षर था, तो नंद कुमार ने मुझ पर दबाव डाल के वो हस्ताक्षर करवाया था। फिर बाद में एक व्यक्ति मोहनदास ने कहा कि नंद कुमार ने एक दिवंगत बुलाकी दास थे, उनसे जालसाजी करके इन्होंने उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया था। अब नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चला और इस जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार को फांसी दी गई, क्योंकि इम्पे से जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे हेस्टिंग्स की पड़ती थी, तो उन इम्पे के माध्यम से इन्होंने नंद कुमार को फांसी दिलवा दी। चैम्बर्स जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि हमने इस बात को कहा था कि इस देश में जालसाजी के मामले में फांसी का रिवाज नहीं है, लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया, और जो साक्षी था उसे दुनिया से उठा लिया गया। तो इस प्रकार नंद कुमार को समाप्त कर दिया गया, उनकी हत्या कर उनको फांसी दे दी गई। ठीक, तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, कुछ विवाद हैं। 2 युद्ध भी इनके काल में हुए थे। एक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। उन युद्धों की बात हम लोग मराठा और मैसूर की जब बात करेंगे तो उस समय करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स एक योग्य व्यक्ति भी थे। वारेन हेस्टिंग्स अरबी जानता था, फारसी जानता था, बांग्ला में बात कर सकता था। विल्किंस ने गीता का जो अनुवाद किया था उसकी प्रस्तावना हेस्टिंग्स ने लिखी थी। विल्किंस ने उसके बाद हितोपदेश का भी अनुवाद किया था, लेकिन उसके कुछ कृत्य ऐसे थे जिसके कारण, जैसे अवध के बेगमों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, नंद कुमार का जो मामला था, चेत सिंह का जो मामला था, इन मामलों के कारण उस पर महाभियोग चलाया गया 1788 से 1795 के बीच, लेकिन उसे बरी कर दिया गया और प्रिवी काउंसिल का सदस्य बना दिया गया।
ठीक। अब इस महाभियोग के संदर्भ में डार्डवेल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाना, क्योंकि उन्होंने कहा कि वारेन हेस्टिंग्स स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था, 1773 एक्ट से बंध गया था। तो यह महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स पर न चलाकर 1773 एक्ट के जो जनक हैं उन पर चलाना चाहिए। ठीक। तो रॉबर्ट पील पर ये अभियोग चलाना चाहिए, ये बात कही थी। वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में कुछ लोगों ने जो अपने विचार व्यक्त किए, जैसे मैकाले जो थे, मैकाले ने कहा कि यह जो है न्याय की गरिमा, मानवता की भावनाएं, संधियों में लिखे वचनों में कोई विश्वास नहीं करता था, दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान नहीं करता था, दूसरों को दुखों के प्रति कोई सद्भावना, इसमें लेश मात्र भी सद्भावना नहीं थी। वैसे ही फ्रांसिस ने कहा था कि एक समृद्ध और धनवान देश को एक भिखारी तथा उजाड़ देश बना दिया गया। एक समृद्ध तथा धनवान देश को एक भिखारी तथा उजाड़ देश बना दिया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग के संदर्भ में बहस हो रही थी, तब वर्क ने कहा था कि इसकी संज्ञा चूहा नेवला, झूठे बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया आदि से इसका संबोधन किया था। वर्क ने कहा था ये जो है चूहा नेवला इसे कहा था, झूठे बैलों का ठेकेदार कहा था, अन्याय का मुखिया कहा था। तो इस तरह से इन लोगों ने हेस्टिंग्स की आलोचना की है। ठीक।